चलें जी, शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और हम डिस्कस कर रहे थे 15.7 को। करियर स्किल्स टू डेवलप। अच्छा, ये 3 स्किल्स हैं जो लाजमी तौर पर हमारे अंदर होनी चाहिए एज एन एम्प्लॉई, एज अ लर्नर। पहली चीज है द एबिलिटी टू क्लियरली एंड कंसाइजली एक्सप्रेस योर आइडियाज। ठीक है, ये स्किल्स जो आपके सामने नजर आ रही है is one of the most important skills is needed when we are employed in any organization. जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या जाते हैं, तो जो सबसे डिमांडिंग स्किल्स हैं उनमें से नंबर 1 स्किल क्या है? उनमें से नंबर 1 स्किल है द एबिलिटी टू क्लियरली एंड कंसाइजली एक्सप्रेस योर आइडियाज। यानी आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने ख्यालात को क्लियरली और एग्जैक्टली बयान कर सकें। कहाँ बयान कर सकें? नॉट 1 to 1, बल्कि इसको आप बयान कर सकें थ्रू ईमेल, थ्रू लेटर राइटिंग, थ्रू ईमेल, थ्रू लेटर राइटिंग, थ्रू ड्राफ्टिंग, थ्रू SMS, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स। यानी अगर आपको अपनी बात लिखनी नहीं आती, आप फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए कि यू वांट टू एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपका काम ये है कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करनी है, और जो बिजनेस है आपका वो किसी ऐसी दुनिया से है, किसी ऐसे मुल्क से है जहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस अंग्रेजी में ही होती है। ठीक है, तो और अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि भाई इस क्लाइंट से बात करो और उसको कन्विंस करो और बताओ अपने प्रोडक्ट के बारे में और समझाओ कि हम क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी क्या कीमत है एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको ये पता है कि भाई हम क्या सेल कर रहे हैं और उसकी क्या क्वालिटी दिस एंड दैट, लेकिन जब आप उसको लिखने बैठेंगे तो ये श्योर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं वही आप बता भी रहे हैं, या लिख कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं और है कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी होनी चाहिए लिखने की कि आप किसी सामने वाले को एग्जैक्टली वो बयान कर सकें जो कि आप बयान करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें एक बहुत बड़ा गैप ये होता है कि आप लिख क्या रहे होते हैं और सामने वाला क्या समझ रहा होता है, और यूं जो आपकी बिजनेस डीलिंग है वो फेल होने के चांसेस हैं। तो जितना अच्छा कम्युनिकेटर होगा, जितना अच्छी उसकी राइटिंग स्किल्स होंगी, उतनी ज़्यादा वो अपने स्किल्स को इस्तेमाल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकता है। और इस स्किल्स को हम पढ़ते हैं शुरू से ही। आपको याद होगा कि बचपन से हम अंग्रेजी पढ़ते हुए आ रहे हैं और फिर हमने कम्युनिकेशन पढ़ी, और फिर अभी BBA के अंदर भी हम इंग्लिश के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप अपने आप को ग्रूम करें, इसकी वजह ये कि जब आप करियर के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, यू शुड हैव अ गुड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, देन द एबिलिटी टू स्टेट योर आइडियाज इन अ क्लियर वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज एन एसेट। ये जो दूसरा पॉइंट है इसको आप पहले पॉइंट से कंफ्यूज नहीं कीजिए। इसकी वजह यह है कि जो दूसरा पॉइंट है इसका ताल्लुक है ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है थिंकिंग प्रोसेस। ये जो पहली वाली स्किल्स मैंने आपको बताई है इसका ताल्लुक है राइटिंग से। जो दूसरी स्किल है इसका ताल्लुक है
मीटिंग से, यानी जब आप किसी मीटिंग में किसी फोरम पर लोगों के दरमियान बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके डायरेक्टर मौजूद हो, आप मैनेजर मौजूद हो, डिप्टी मैनेजर मौजूद हो और आप खुद मौजूद हो, तो वहां पर आपसे कोई डिसीजन मेकिंग, कोई एडवाइस अगर आपसे ली जाए और आपसे कहा जाए कि आपका क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट के बारे में, आप क्या कहते हैं इस चीज के बारे में, तो वहां पर आपको सोच समझकर बात करनी है। और ये चीज हम ऐड करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। वहां पे आपको हाजिर दिमाग होकर क्लैरिटी के साथ, बगैर किसी कंफ्यूजन के, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने ख्यालात को मैनेज करके, टाइम लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेट करना चाहिए। जितना आप स्लो गुफ्तगू करेंगे उतनी ज्यादा आपके पास सोचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना आप तेज बोलेंगे उतनी ज्यादा आपकी गलती के इम्कानात हैं और आप अपने ख्यालात को सही पहुंचाने के बजाय मिसगाइड कर देंगे। तो the second point or second skill is the communication skills, in which the brainstorming or what we call the thinking is required, so that you can convince the other people with the help of your clear ideas, with the help of your communication. तीसरी जो स्किल है जो आपको डेवलप होनी चाहिए, और वो है लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स, ये लिसनिंग का मतलब क्या है? एक लफ्ज होता है लिसनिंग और एक होता है हियरिंग। इन दोनों फर्क आप समझ लें कि जब हम कहते हैं लिसन, तो इसका मतलब होता है एक्टिव लिसनिंग, यानी आप इन्वॉल्व हैं सुनने में, फुल आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर और आप मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हैं। हियरिंग का मतलब होता है पैसिव लिसनिंग। तो इसका फर्क सिंपल ये बता दूं आपको। क्लास में, एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट लेक्चर को लिसन कर रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट लेक्चर को हियरिंग कर रहे होते हैं। मतलब इसका ये है, जो लेक्चर को लिसन कर रहे होते हैं, दे आर एक्टिव लिसनिंग, उनको ये पता होता है कि टीचर क्या कह रहा है। ठीक है, और जब उनसे सवालात पूछे जाएं तो फौरन उसके जवाब देने में इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो एक्टिव होते हैं, उनकी थिंकिंग और उनकी लिसनिंग उस वक्त अलर्ट होती है। जो पैसिव लिसनर होता है वो हेयर होता है, सुनने वाला होता है। उसको ये तो पता है कि भाई क्लास और लेक्चर चल रहा है और बस टीचर कुछ बता रहा है, लेकिन अचानक उससे पूछा जाए तो बिल्कुल बौखला जाता है, परेशान हो जाता है और जवाब देने में नाकाम हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों की जरूरत है वो है एक्टिव लिसनर। वजह उसकी है कि एक फर्ज कीजिए एक मीटिंग है और उस मीटिंग में एक मैनेजर जो है वो अपने तमाम एम्प्लॉय से कुछ बात कर रहा है, और बात करने के बाद अपने एक एम्प्लॉय से पूछते हैं, तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में। ठीक है, अब अगर उसने अपने मैनेजर की बात को गौर से नहीं सुना तो यकीनन वो कहेगा, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप दोबारा बता देंगे। याद रखिएगा, टाइम जो है एक एसेट होता है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस बात को पसंद नहीं करती कि आप टाइम जाया करें। इट इज नॉट गोइंग टू गिव गुड इंप्रेशन। तो ये कहने का, सर प्लीज रिपीट कर दे दोबारा एक दफा ताकि मैं दोबारा आपको बता दूं कि आपने क्या कहा है, दैट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड। इसीलिए यू शुड बी एक्टिव इन योर लिसनिंग कि क्या कहा जा रहा है, और उसके लिए जरूरी है कि आपका फोकस मौजूद हो, आपका इंटरेस्ट मौजूद हो। ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, खासतौर पर करियर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क प्लेस एथिक्स फ्रॉम कॉलेज टू वर्क। ठीक है, दो टॉपिक हम एक साथ पढ़ रहे हैं। आइए जरा वर्क प्लेस एथिक्स को मैं आपको शेयर करता हूँ आपकी बुक की स्लाइड से, ताकि आपको
अच्छा जी, वर्क प्लेस एथिक्स का मतलब क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि अमंग द पर्सनल क्वालिटीज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स दैट ब्रिंग टू वर्क प्लेस। जब आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स यानी जो लोगों से किस तरह बिहेव करना है, जैसे मैंने आपको बताया भी, लोगों से कैसे रवैया रखना है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्क प्लेस एथिक्स। तो जो वर्क प्लेस एथिक्स है उसके अंदर क्या चीजें शामिल है, ये कुछ चीजें शामिल है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ स्टीम यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशबिलिटी लोगों से मिलना जुलना, सेल्फ मैनेजमेंट यानी अपने काम को मैनेज करके रखना, और इंटेग्रिटी यानी लॉयलिटी या वफादारी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिए एक दफा जब आपको जॉब मिल जाती है तो सबसे पहला काम शुरू होता है आपकी अपनी जाती जिम्मेदारी। आपको जो काम समझाया जाता है, आपको जो टास्क दिया जाता है, वो समझाने के बाद जब आपके हैंड ओवर किया जाता है कि अब आज से आपकी ये जगह है और यहाँ आपको काम करना है और ये काम करना है, तो ये अब आपकी जाती जिम्मेदारी बन जाती है कि जो चीजें भी आपको दी गई हैं, रिसोर्सेज दी गई हैं, उन चीजों को, रिसोर्सेज को अपनी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें और उसका ज़ाया ना करें। ठीक है, इसी तरह आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको वक्त पे ऑफिस में आना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी जिम्मेदारी ये है कि आपकी पर्सनैलिटी से किसी को नुकसान ना पहुंचे। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपकी अपनी प्रेजेंस से किसी को कोई नुकसान ना हो। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो चीज़ें आपको हैंड ओवर की गई हैं उसको आप अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने घर के लिए इस्तेमाल ना करें। अक्सर हमने देखा है कि लोग बैंक्स में या किसी जगह काम करते हैं तो बैंक की जो स्टेशनरी है वो अपने घर में बच्चों के लिए लेके आ जाते हैं। जो फोटोकॉपी पेपर होते हैं वो लेके आ जाते हैं। अक्सर ये होता है कि बच्चों की कोई किताब उनको फोटोकॉपी करवानी होती है, बजाय इसके कि वो दुकान से करवाएं, वो ऑफिस लेके चले जाते हैं, ऑफिस के जो फोटोकॉपियर है वहां से करवा के ले आते हैं। दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये अखलाकी तौर पर गलत है। अगर आपने भी कभी इसको एक्सपीरियंस किया हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी कॉमन थिंग। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आपको करना है वंस यू बिकम द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते तो दूसरे से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपकी इज्जत करें, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप अपने आप को बेचारा, बदबख्त, कमजोर या टफर, नालायक, नाअहल समझते हैं, तो अगर कोई दूसरा आपको ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल करता है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए नहीं मानना चाहिए कि क्योंकि आपने खुद अपने आप को इसी तरह समझा। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि अपनी भी रिस्पेक्ट की जाए और दूसरों की भी रिस्पेक्ट की जाए। अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे खुद ब खुद आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत की जाए तो आपका ये फर्ज है कि आप दूसरों एम्प्लॉइज की भी रिस्पेक्ट करें। किसकी क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिटी, क्या एक्सपीरियंस है, वो उसका जाती मामला है। आपको कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिससे उसको हर्ट हो, जिससे उसको नुकसान हो। सो इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू विल रिसीव रिस्पेक्ट। देन वी हैव सोशबिलिटी। सोशबिलिटी का मतलब ये है कि आपको फ्रेंडली होना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छे मूड में रहना चाहिए। ये जब हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, दूसरों की बात को सुनना चाहिए, उनकी बात से इत्तेफाक भी करना चाहिए, और अगर उनकी बात से इत्तेफाक नहीं हो तो उसको अच्छे तरीके से कन्विंस भी करना चाहिए। ठीक है, अपने इर्द गिर्द दोस्त बना के रखें, दुश्मन नहीं बना के रखें। सिंपल इज दैट। जिसके ज्यादा दोस्त होंगे वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा और ज्यादा लोगों के करीब होगा। ठीक है, देन वी हैव सेल्फ मैनेजमेंट।
सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अपने आप को अपने काम में आप मैनेज करें और क्या करना है, कितना काम करना है, कैसे स्टडी करनी है, ठीक है, क्या आपकी जिम्मेदारी है, इन तमाम चीज़ों का आपको पता होना चाहिए. मैनेजिंग योर सेल्फ. एंड फाइनल वी हैव इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो आपको रूल्स बता दे, जो आपको तमाम ऑर्डर, तमाम प्रोसीजर बता दे, आपका काम यह है कि अपनी मर्जी से फिर कुछ नहीं करना, ठीक है. आपका काम यह है कि आपको लॉयल होके जो कुछ उसने आपको बताया वो वैसे ही काम करना है. और सबसे अहम बात यह है कि अपने काम के साथ आपको सिंसियर रहना है, उसूलों पर काम करना है और उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है. तो ये हमारे पास वर्क प्लेस एथिक्स है. एंड देन वी हैव वर्क प्लेस एथिक्स के साथ है फ्रॉम कॉलेज टू वर्क. देखिए, कॉलेज से निकल के आप जब जाएंगे तो आप जाएंगे काम पर. काम से मुराद ये है जब आप अपना कॉलेज खत्म कर लेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, सो यू विल गो टू द वर्क दैट इज ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन. याद रखें, एक मिसाल मैं आपको समझा रहा हूं और आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा. मिसाल ये है कि अगर किसी इंसान को डॉक्टर सजेस्ट करता है कि भाई हमें इस जो पेशेंट है इसको हमें खून ट्रांसफर करना है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है इसके अंदर, इसकी जिंदगी बचाने के लिए, ठीक है, ठीक है. और फिर डॉक्टर क्या करता है, उस पेशेंट में खून की ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसफ्यूजन करता है. आपने देखा होगा फिल्मों में, ड्रामों में या फिर रियल लाइफ के अंदर भी, ये जो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड है वो ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स होते हैं और पूरी जो ब्लड का बैग है उसको दूसरे बंदे तक मुंतकिल होने में कई घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ठीक है. और फिर उसके बाद से उस शख्स की जो सिचुएशन है वो स्टेबल होना शुरू हो जाती है. इसको कहते हैं स्मूथ ट्रांजिशन, ठीक है. अगर वो पूरी बॉटल एक ही वक्त में उसकी स्पीड टेस्ट कर दी जाए, सो द डेथ ऑफ दैट पर्सन इज श्योर. उस बंदे की जो डेथ है वो इसलिए श्योर है कि बॉडी पूरी एक बॉटल जो है एक ही वक्त में तस्लीम नहीं करेगी, उसको स्लो स्लो प्रोसीजर चाहिए. इस मिसाल में ना आपको इसलिए समझाइए ताकि आप ये समझ सकें फ्रॉम कॉलेज टू वर्क का मतलब क्या है. हम कॉलेज से पास आउट होने के बाद ये समझते हैं कि अब हम रिलैक्स हो गए, आराम से बैठ गए, अब जब नौकरी मिलेगी तो हम काम करेंगे. चले फर्स्ट कीजिए कि ग्रेजुएट होते ही आपको काम मिल गया, तो आपने अपनी जितनी भी स्किल्स जो आपने कॉलेज में पढ़ी हैं उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली अप्लाई करना है अपने काम के अंदर. कोई भी इल्म बेकार नहीं होता, कोई भी बात बेकार नहीं होती. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जो कुछ आपने मुताला किया, पढ़ा है, वो कैसे आप अप्लाई करें अपने वर्क के ऊपर. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी छोटी बड़ी स्किल्स को आप दिखाते रहें, शो करते रहें, मैनेजमेंट को दिखाते रहें और अपने काम में ऐड करते रहें. तो इस तरह आपकी तमाम स्किल्स आपके काम में नुमाया नजर आना शुरू हो जाएंगी. और अगर आप चाहेंगे कि जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ अप्लाई कर दें, तो आप मैस कर देंगे, प्रॉब्लम पैदा कर देंगे. बिल्कुल इसी तरह जैसे बॉटल पूरी इंसान में ट्रांसफ्यूज कर दी जाए तो उसकी डेथ हो सकती है, इसी तरह अगर आप पूरा करेंगे तो इससे आपको नुकसान होने का खदशा है, ठीक है. अच्छा जी, ये आखिरी हमारे पास ये है, योर रेज्यूमे एंड कवर लेटर एंड द इंटरव्यू. कभी आप लोगों ने रेज्यूमे और कवर लेटर लिखा है? अगर नहीं तो इसको मैं आपको डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह आखिरी क्लास के अंदर. अगली क्लास हमारी होगी, मेकअप क्लास होगी, वो आखिरी क्लास होगी. तो आपसे शेयर करूंगा कि रेज्यूमे क्या होते हैं और इंटरव्यूज क्या होते हैं. एंड देन दे वुड बी
एंड ऑफ द क्लास एज वेल. कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. सवाल ये है सर, मिड टर्म के मार्क्स कब आएंगे? मिड टर्म की बात मैंने दे दी है बेटा, अब वो डिस्प्ले कर देंगे. अच्छा तो दे दिए मैंने. ओके सर. ठीक है, ठीक है जी. सो थैंक यू वेरी मच. आज सर? के लिए इतना ही. जी बोलिए. सर ये जो आपने लिसनिंग का बताया था, ये एक बार रिपीट कर दे, मेरा पॉइंट जो है ना निकल के, क्योंकि नेट लैगिंग हो रहा था बहुत ज्यादा. अच्छा देखिए, दो चीजें होती है, लिसनिंग और हियरिंग. लिसनिंग कहते हैं एक्टिव लिसनिंग को. जैसे इस वक्त मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो अब अगर इनमें से कोई भी स्टूडेंट एक्टिवली यानी कमरा बंद करके सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस इसी लेक्चर पर है, तो इस लेक्चर की बहुत सी बातें उसको समझ में आ जाएगी. लिसनिंग का मतलब होता है एक्टिव लिसनिंग, यानी इन्वॉल्वमेंट इन लिसनिंग, इन्वॉल्वमेंट इन अंडरस्टैंडिंग. और हियरिंग एक लफ्ज मैंने बताया था. हियरिंग का मतलब सिंपल सुनना. इसको तरह समझ लें कि हियरिंग में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. यानी जब आप हियरिंग कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन आप सुन रहे होते हैं. और लिसनिंग में आप सुन भी रहे होते हैं और समझ भी रहे होते हैं. ठीक है, दैट्स द डिफरेंस. ठीक है जी. सो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक मेकअप क्लास के अंदर, वो मैं डिसाइड कर लूंगा एंड देन इन्फॉर्म यू. प्लीज अगर सीआर मौजूद है, मुझे अटेंडेंस मुझे कर दें व्हाट्सएप. सर प्लीज. सर एक्टिव लिसनिंग में हमारे पास ये हो सकता है कि हम क्विक रिस्पॉन्सर हों, अगर हमें उनकी कोई बात समझ आ रही है तो हम क्विक रिस्पॉन्स करें, तो ये एक्टिव जी ऑब्वियसली अगर हम एक्टिव लिसनर हैं तो हमें पता है कि क्या कहा जा रहा है. हाजिर दिमाग जिसे हम कहते हैं. ठीक है, और जैसे ही कोई सवाल पूछा जाए हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं. सही. ठीक है. सो प्लीज गिव मी द अटेंडेंस. सीआर मौजूद है यहाँ पर? Yatra, are you there? सर फायजा ने आपको सेंड कर दी है. कर दिए, चले ठीक है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज.